अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स को ये बात याद होगी कि हमने लास्ट टाइम जो है अपना जो टॉपिक हमारा चल रहा था साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने तमाम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया था, जिसमें आपके पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज़, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोमियर, प्लास्टिड्स, सही है, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। तो वो टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, जिसका नाम है सेल डिवीज़न। सही, अगर आपको ये बात याद हो कि हमने जब सेल थ्योरी पढ़ी थी, तो सेल थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट था, रुडोल्फ विर्चो ने जो बताया था कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। न्यू सेल्स आर जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऐसा कैसे होता है? तो यही वो प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, जिसके ज़रिए जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से बनते हैं, और जो पुराने सेल्स हैं वो नए सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीज़न। सही, सेल डिवीज़न में क्या होता है कि सेल्स डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये इसी तरह जो है वो एक सेल जो है वो अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। सही है, इसी तरह से जो है वो द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीज़न। और इसे हम आसान लफ्ज़ों में सेलुलेशन भी कह सकते हैं कि सेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरह एक सेल दो अपने जैसे सेल प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सेल रिप्रोडक्शन। सही है, सेल रिप्रोड्यूस दियर ऑन काइंड ऑफ सेल। जैसा सेल होगा वो वैसा ही जो है वो सेल आगे जाके प्रोड्यूस कर लेगा, और इस तरह से सेल्स की तादाद में इजाफा होता रहेगा। सेल डिवीज़न जो है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। सही है, सेल डिवीज़न के जो है वो 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड द सेकंड वन इज़ साइटोकाइनेसिस। जब सेल डिवीज़न होगी तो यहाँ पे जो पहला स्टेज होगा वो कौन सा होगा? कैरियन काइनेसिस, यानी कैरियन हम कहते हैं न्यूक्लियस को, यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। किसको कहते हैं? कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो पहले स्टेज के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। सही, और साइटोप्लाज्म मतलब डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। सही, तो अ सेल डिवीज़न इज कंसिस्ट ऑन 2 स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये तो 2 स्टेजेस हो गए सेल डिवीज़न के। सही, इसमें सेल डिवीज़न 2 स्टेप के अंदर हो जाएगी। लेकिन सेल डिवीज़न की यहाँ पे 2 टाइप मौजूद हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। द फर्स्ट वन इज़ माइटोसिस एंड द सेकेंड वन इज़ मेयोसिस। सही, तो सेल डिवीज़न की जो है वो 2 टाइप्स मौजूद हैं, माइटोसिस और मेयोसिस। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे माइटोसिस पे, कि माइटोसिस के अंदर सेल डिवीज़न किस तरह होती है, कितने फेजेस हैं, कितने स्टेप्स हैं, और क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की सेल डिवीज़न की, कि क्या इसका इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। सही, तो अभी हम बात सही, तो माइटोसिस की बात की जाए तो माइटोसिस भी जो है वो एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। और इसके अंदर क्या होता है? माइटोसिस में 1 सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे जो एक सेल है वो कहलाता है पेरेंट सेल, जो डिवाइड हो रहा है, और जो न्यू सेल्स बन रहे हैं वो कहलाते हैं डॉटर सेल। तो इन माइटोसिस 1 पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। एक सेल से 2 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस में। और यहाँ पे ख़ास बात यह है कि जो आपके पास जो पेरेंट सेल है उस जैसे ही 2 सेल्स बनेंगे, यानी उन दोनों सेल्स के अंदर जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। हम ये बात जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है आपके पास वो आपके पास पेयर्स में होते हैं, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिक्स होता है हर ऑर्गेनाइज्म में, हर सेल में। सही है, तो आपके पास क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। अगर 46 क्रोमोसोम है इस पेरेंट सेल के अंदर, तो इन दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम ही मौजूद होंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। सही, उसका रीज़न ये है कि क्रोमोसोम या डीएनए
पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी कॉपी बना सकते हैं। तो अगर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम और एक थ्रेड क्रोमोसोम का मौजूद है तो दूसरा थ्रेड अपने आप बन सकता है, उसकी कॉपी को जो है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे यही वजह है क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है। तो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में डॉटर सेल्स में सेम रहते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। माइटोसिस के आपके पास जो है डिवीजन के मजीद 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन 4 मरहलों से गुजरकर एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। तो यहाँ पे ये 4 मरहले, 4 फेजेस हैं, जिससे जो है एक सेल गुजरता है और डिवाइड होता है आपके पास किसमें, आपके पास 2 डॉटर सेल के अंदर। तो पहले हम ये जो 4 फेज आपको बताएं ये कैरियोकाइनेसिस के हैं, यहाँ न्यूक्लियस डिवीजन की बात होगी। न्यूक्लियस डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हम 1 बाय 1 सारे फेजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज, प्रो का मतलब ही होता है इनिशियल, तो ये पहला फेज है जहाँ से जो है सेल डिवीजन स्टार्ट। इस वक्त जो सेल है वो साइज में या वॉल्यूम में इतना बड़ा है जिसके अंदर डिवीजन हो सके, यानी अब ये जो सेल प्रोफेज स्टेज पर है ये इस काबिल है जिसके अंदर डिवीजन, सेल डिवीजन हो सके। तो प्रोफेज में क्या होगा, जब प्रोफेज का जो है स्टार्ट होता है तो जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है और वहाँ जो मौजूद जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क था, अब वो बहुत विजिबल हो जाएगा। जो क्रोमोसोम थे न्यूक्लियस के अंदर अब वो बहुत वाजे होना शुरू हो जाएंगे। जब प्रोफेज का स्टेज आएगा तो क्रोमोसोम जो है वो बहुत वाजे होना शुरू हो जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे जैसे प्रोफेज जब एंड की तरफ जाएगा अपने, तो होगा क्या, जब प्रोफेज एंड की तरफ जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो जाएंगे और आपके पास ये जो क्रोमोसोम थे आपके पास, ये आपके पास बहुत वाजे हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड। एक बीच में सेंट्रोमेयर की मदद से क्रोमेटिड आपस में जो है वो जुड़े हुए होंगे। जो सेंट्रोमेयर है बीच में उससे जो है ये कनेक्टेड होंगे। जो सेंट्रियोल्स थे दोनों, वो आपस में दोनों कॉर्नर्स पर आ जाएंगे सेल के ऑपोजिट कॉर्नर्स पर, और उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये वाला सारा काम जो है वो प्रोफेज में होता है। हम पढ़ लेते हैं प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। तो प्रोफेज के अंदर इन दिस फेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम्स मोर विजिबल एज थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। तो आपके पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क है जो एक जाल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था वो अब बहुत वाजे हो जाएगा और बाकायदा धागों की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहेंगे। सही है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिड। तो एक जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें क्रोमेटिड कहा जाए। जैसे मैंने बनाया है अभी बोर्ड पर, ये 2 क्रोमेटिड कहलाएंगे। सही है। और किससे अटैच हैं दोनों क्रोमेटिड? सेंट्रोमेयर से अटैच हैं। सही है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस ग्रेजुअली डिसअपियर। आहिस्ता आहिस्ता जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस से वो गायब हो जाएंगे सेल में से। सेंट्रोसोम्स जो थे वो सेंट्रियोल्स बन जाएंगे और दोनों अपोजिट कॉर्नर पर अरेंज हो जाएंगे और उसमें से स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाला काम जो है वो किस में होता है? प्रोफेज में होता है कि जो सेल है उसमें क्रोमोसोम वाजे हो जाएंगे, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। क्रोमेटिड्स जो है आपके पास वो अटैच होंगे एक बीच की प्लेट सेंट्रोमेयर से। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाएगी और सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे ताकि स्पिंडल फाइबर्स को बनाना शुरू कर दें। प्रोफेज के बाद माइटोसिस में जो अगला फेज है वो है आपके पास मेटाफेज। सही। अगर मेटाफेज की बात की जाए तो इसमें अब क्या होता है, तो मेटाफेज के अंदर ये जो हमने बनाए हैं यहाँ पर क्रोमेटिड्स, ये बीच में आकर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो सेंट्रियोल्स थे उनमें जो स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे वो अब निकलना शुरू हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे और ये जो क्रोमेटिड्स थे ये इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर यानी बिल्कुल सेल के मिड में आकर अरेंज हो जाएंगे। ऐसे करके डायग्राम की बुक में मौजूद है, उससे भी देख सकते हैं। तो ये जो क्रोमेटिड्स थे ये इन स्पिंडल फाइबर्स पर आकर अरेंज हो जाएंगे और बिल्कुल सेल के मिड में आकर ये क्रोमेटिड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या होता है आपके पास इसमें
मेटाफेज में हम पढ़ लेते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है कि इस फेज में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो जस्ट अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर, सेल के मिड में आकर, और स्पिंडल फाइबर्स के साथ वो जो है वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय सेंट्रोमियर। जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर से जो है वो हर क्रोमोसोम की कनेक्ट हो जाएगी, ऊपर से भी और नीचे से भी। सही है। पहले क्रोमोसोम मिड में आकर अरेंज हो गई इक्वेटोरियल प्लेन पे, और जो सेंट्रोमियर थी वो अटैच हो गई किससे, उन स्पिंडल फाइबर से। सही। तो ये वाला काम किस में हो रहा होता है, ये वाला काम हो रहा होता है मेटाफेज के अंदर। देन मेटाफेज के बाद अगला फेज है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो निकले हैं सेंट्रियोल्स से, अब ये सेंट्रियोल की तरफ वापस जाते हैं। अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स वापस जाएंगे सेंट्रियोल की तरफ, तो ये जो अटैच क्रोमेटिड्स हैं उनको भी लेकर जाएंगे साथ में। सही। तो होगा ये कि कुछ जो क्रोमोसोम है वो एक पोल की तरफ आ जाएंगे, एक साइड की तरफ, और कुछ जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट साइड की तरफ आ जाएंगे। जब इसमें वापस जाएंगे अपने अपने पोल्स में, अपने अपने सेंट्रियोल में, तो ये क्रोमोसोम को भी खींचते हुए ले जाएंगे। जब सेंट्रियोल वापस खींचेगा स्पिंडल फाइबर को, तो जो क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर अटैच थी स्पिंडल फाइबर से, वो भी खींचते हुए वापस चले जाएंगे। तो ये वाला काम होता है एनाफेज के अंदर। इन दिस स्टेज द सेंट्रोमियर डिवाइड्स एंड द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो दो दो थ्रेड बनाए थे मैंने, अभी सिंगल सिंगल थ्रेड हो जाएगा। यानी अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो ये एक सेंट्रोमियर पे दो थ्रेड मैंने बनाए थे, ऊपर इसे अटैच हैं, जब ये अलग होंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। सही। क्रोमोसोम तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगी और दोनों जो जो क्रोमेटिड्स थे वो आपस में अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, और एक जाएगा एक पोल की साइड, दूसरा जाएगा दूसरे पोल की साइड। सही है। तो ये वाला काम जो है वो एनाफेज में होता है। और लास्ट स्टेज है हमारे पास कौन सी, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि ये लास्ट स्टेज है कैरियोकिनेसिस की। यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब जो आपके पास दो पोल्स पे, दो कॉर्नर्स पे क्रोमोसोम डिवाइड हो गए थे, उन क्रोमोसोम के अराउंड वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाएगी। सही। वो क्रोमोसोम वापस में क्रोमेटिन नेटवर्क बनना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस दोनों के पास वापस अपेयर हो जाएगा, और इस तरह एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। सही है। पहले क्रोमोसोम डिवाइड हुए, क्रोमोसोम जब डिवाइड हो गए तो दोनों क्रोमोसोम के ग्रुप्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियर वापस आ गया, वो सारे पार्ट डिसअपेयर हो गए थे, वापस आ गए, और क्रोमोसोम जो है वो फिर से क्रोमेटिन नेटवर्क बन गए। तो इस तरह हमें टीलोफेज में क्या मिलता है, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं। सही है। टीलोफेज के एंड में हमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, और यहाँ पे कैरियोकिनेसिस वाला जो हमारे पास फेज था डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप है साइटोकिनेसिस। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसके बाद जो है वो जो साइटोप्लाज्म था वो भी बीच में से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह हमें एक पेरेंट सेल से जो है वो दो डॉटर सेल मिलेंगे, और जो दोनों आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो ये दो न्यूक्लियस हैं दोनों में, और दोनों बिल्कुल आपस में सेम है। इस तरह वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पे खास बात क्या है कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर में यहाँ पर दोनों में सेम रहेंगे। क्रोमोसोम अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है, तो जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल से आए होंगे वैसे वो कॉपी बना लेंगे अपनी, और दोनों सेल्स के अंदर बराबर क्रोमोसोम मौजूद होंगे। सही। तो ये हो गया यहाँ पे आपके माइटोसिस की सेल डिवीजन। इसके 4 स्टेजेस थे। पहला था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। इन चारों फेजेस के अंदर क्या होता है, इन चारों फेजेस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस डिवाइड जब हो गया तो उसके बाद जो है वो साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। सही। ये पूरी डायग्राम्स, पूरे जो टॉपिक है आपके बुक में दिया गया है प्रॉपर्ली, आप उसमें से वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की। माइटोसिस ज़रूरी क्यों है, माइटोसिस की जो सेल डिवीजन है इसकी अहमियत क्या है बॉडी के अंदर, ये जानदारों की बॉडी में क्या जो है एक इम्पॉर्टेंट है, रखती है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली सिग्निफिकेंस माइटोसिस की यही है कि ये सेल की तादाद बढ़ाती है। माइटोसिस इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स,
यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से लाखों करोड़ों सेल्स जो बॉडी में बन जाते हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? माइटोसिस है। सही। उसकी वजह ये है कि माइटोसिस के अंदर 2 आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं। यहाँ पे सेल्स के अंदर कोई डिफरेंट नहीं आता, जैसा पेरेंट सेल था वैसे ही जो है वो आपके पास कौन से डॉटर सेल्स बन जाएंगे और वो बिल्कुल सेम होंगे अपने पेरेंट सेल्स जैसे। तो जो सेल्स का नंबर बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, उसका जिम्मेदार जो है माइटोसिस है। दूसरी वजह यह है कि बॉडी के अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वही माइटोसिस करवाती है। यानी हमें देखा है कि एक प्लांट जब निकले ज़मीन से, तो एक प्लांट से दरख्त बनने का जो सफ़र है, या एक बच्चे से जो जवान बनने का जो सफ़र है, वहाँ में माइटोसिस इन्वॉल्व है। जो ग्रोथ हो रही है बॉडी के अंदर, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, साइज़ का बढ़ना, या डेवलपमेंट का जो पीरियड है एक ख़ास, वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व है। इसकी वजह से जो है वो बॉडी में ऑर्गेनिज्म का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी यही बात है कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है एक सेल की। जो सेल डिवाइड हो रहा है वो वैसे ही बिल्कुल बना जैसे पेरेंट सेल था। तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा वो तमाम प्लांट्स जो ग्रो करती है, ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं एसेक्चुअली, तो वहाँ पे भी जो है वो कौन इन्वॉल्व है? माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू ही एसेक्चुअली या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। सही है। किसी की स्टेम काट के लगाई तो वो ग्रो कर जाएगा, किसी की रूट काट के लगाई तो वो ग्रो कर जाएगा। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो वहाँ भी माइटोसिस इन्वॉल्व है। माइटोसिस की वजह से ही प्लांट एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास माइटोसिस बॉडी में तमाम सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स में जो आपके पास जो ऐसा हमारे कोई चोट लग गई या ज़ख्म लग गया, तो कुछ टाइम बाद वो भर जाता है। तो वहाँ कौन सी सेल्स की डिवीजन हो रही है? वहाँ माइटोसिस की डिवीजन हो रही है। माइटोसिस के सेल्स वहाँ डिवाइड होते हैं और एक दोबारा से एक नई स्किन की लेयर बन जाती है और वहाँ पे वो चीज़ कवर हो जाती है बिल्कुल ही। तो सेल डिवीजन जो है वो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होती है। इसके अलावा जो है थ्रू आउट द जो है वो बॉडी में हो रही है, हर वक्त बॉडी में हो रही है। या इसके अलावा जो है आपके पास जो ब्लड सेल्स हैं वहाँ पे भी माइटोसिस हो रही है। यानी हर एक सेल की अपनी एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उस सेल को ख़त्म हो जाना होता है। तो वो ख़त्म हो जाएगा तो उसका दूसरा सेल कौन लाएगा? माइटोसिस। सही है। आरबीसीज जो हैं वो कम से कम 120 दिन जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर वो ख़त्म हो तो आरबीसी दोबारा कोई बनेंगे नहीं ब्लड के अंदर। तो दोबारा आरबीसी को बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? सेल डिवीजन, जिसका नाम है माइटोसिस। तो माइटोसिस ने ही संभाला हुआ है बॉडी में ग्रोथ का निज़ाम, डेवलपमेंट का निज़ाम। सही है। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है माइटोसिस की बॉडी में। जो हमारी ग्रोथ है या हीलिंग ऑफ वाउंड्स हैं या डेवलपमेंट है या बढ़ने का जो अमल है वो पूरा का पूरा माइटोसिस सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। या वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्चुअली, तो वो भी डिपेंड करते हैं माइटोसिस के ऊपर। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। माइटोसिस हमने आज पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे मेयोसिस का सेल डिवीजन, वो बहुत डिफरेंट है माइटोसिस से। तो आज आपने क्या करना है? इस पूरे टॉपिक को कवर करना है, इसको एक बार पढ़ लेना है, इससे मुताबिक होमवर्क क्लास तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है। और जो चारों स्टेजेस हैं इनको, इनकी डायग्राम्स आप बाकायदा गौर से देखना है। और स्टेजेस को आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि स्टेज में क्या काम हो रहा है तो उसको पॉइंट्स में, स्टेप्स में आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मेयोसिस। सो आज वाइंड अप करते हैं यहीं पर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।